तो ये हमारा अध्याय है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अभी देखिए इसमें दो वर्ड दिए गए आपको। एक है खुशहाल गांव है और दूसरा है समृद्ध शहर। ठीक है। तो खुशहाल का मतलब होता है, देखिए ये वर्ड है खुशहाल और समृद्ध। ठीक है। खुशहाल मतलब कैसा होता है कि जहां सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग अपनी जरूरतें गांव में ही पूरी करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई अगर किसान है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए समर्थ होते हैं। ऐसे गांव को हम बोलेंगे खुशहाल गांव। ये हो गए खुशहाल गांव। और समृद्ध शहर मतलब क्या है, उस जमाने में शहरों की जो विशेषता होती थी ये वो समृद्ध शहर के तौर पर हो जाती थी। मतलब समृद्ध का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो शहरों में पाई जाती थी। तो इस प्रकार के जो गांव होते हैं और शहर होते हैं, इन शहरों की विशेषताएं समझने की कोशिश करते हैं हम इस अध्याय में। तो ये हमारा अध्याय 8वां है। इसको हम खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसका ये पहला भाग हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक। और इस अध्याय में हम कौन कौन से मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। लोहे के औजार और खेती, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, और ये मुद्दों को हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। लोहे के औजार और खेती, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। तो इसमें स्पेशली हम बात करेंगे सिंचाई की, सिंचाई की बात करेंगे। तीसरा है मुद्दा, गांव में कौन रहते थे। तमिल रचनाएं जो प्राचीन काल में मौजूद थी। नगरों की हम बात करेंगे तो नगरों के बारे में कुछ कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व अनुसार कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे यहाँ। नगरों को कहा जाता था कि वो अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। वो कौन कौन सी गतिविधियां थी, ये भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। उस जमाने में गांव और शहरों में शिल्प तथा शिल्पकारों का बोलबाला होता था, क्योंकि अच्छी कला इनसे मिलती थी हमको। और एक बात है, हमको आर्य मिल जो एक जगह है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे उसी प्रकार के कुछ साक्ष्य अन्यत्र मतलब रोम जैसे शहरों में भी मिले थे। तो इसका भी हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। समझते हैं अभी पहला मुद्दा। पहला मुद्दा हमारा है कि लोहे और औजार की खेती। लोहे और औजार, इसका क्या संबंध है। आपको मालूम है कि लोहे का जो प्रयोग है ये आज भी हमारे जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि अभी हम कोई भी चीज कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम लोहे के बिना हम कर सकते हैं। और इसका जो उपयोग है या इस्तेमाल करने का जो आरंभ काल है वो है 3000 साल पहले। लगभग 3000 साल पहले हमारे उपमहाद्वीप में मतलब अपने देश में इसका शुरू हुआ था। क्योंकि इसका अंदाजा इसीलिए लगा जाता है क्योंकि जो उस जमाने में जो महापाषाण कब्र है, उस कब्रों में लोहे के औजार और हथियारों की संख्या बड़ी मात्रा में मिले है, और इसीलिए हम कह सकते हैं इसका उपयोग या आरंभ 3000 साल पहले हो चुका था। और इतना ही नहीं, करीब 2500 साल पहले इन लोहे के औजारों का बढ़ता उपयोग हो रहा था। मतलब भारी मात्रा में इसका उपयोग हो रहा था, इसके भी हम प्रमाण हमको मिल चुके हैं। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि जो लोहे के औजार होते थे, तो लोहे के औजार खेती करने के लिए जो कुछ औजार बनाते थे उसके लिए भी करते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल और भी कामों के लिए किया जाता था। पहली बात है, जंगलों को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और जंगलों को साफ करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, कुल्हाड़ियों की।
ठीक है। और जुताई के लिए जो हल होते हैं, जुताई के लिए जो हल होते हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए भी इस हलों को फाल लगाते थे, जो फाल लोहे का बना हुआ था। जैसे मतलब ये अपना हल है, ठीक है, ये इस प्रकार की अपनी हल की शेप होती है, ठीक है। और ये जहां हम बैलों को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लोहे की छोटी सी पट्टी होती है, इसको बोलेंगे हम फाल। तो ये फाल क्या होती है? लोहे की बनी होती है। किससे बनी होती है? लोहे की। और भी अन्य कुछ चीजें होती है, जैसे कि हम अगर बर्तन पकड़ने के लिए सांसी होती है, ये कुल्हाड़ी होती है, और जमीन उकरने के लिए इस प्रकार की कुछ हंसिया वगैरह जैसी चीजों का भी इस्तेमाल उस जमाने में किया जाता था। हम बात कर रहे हैं कि उस जमाने में राजे लोगों का जमाना होता था, राजे लोग राज्य करते थे, और राजा लोगों की जो ताकत होती थी वो ज्यादा से ज्यादा उनको मिलने वाले टैक्स से बढ़ती थी। और टैक्स उनको कहाँ से मिलता था? जैसे गांव में अगर है तो किसान होते हैं, ठीक है, मतलब क्या है? किसान। तो किसान लोगों से वो वसूल करते थे। व्यापारी होते थे, व्यापारियों से भी वो टैक्स वसूल करते थे। कुछ शिल्पकार होते थे, शिल्पकार, इन लोगों से क्या किया जाता था? टैक्स वसूल किया जाता था। मतलब क्या है? कर, कर वसूल किया जाता था। और ये कर के माध्यम से, मतलब उनको जो प्राप्त जो कर होता था, इससे प्रशासन करना राजा को आसान होता था, और इसीलिए वो लोग कर लेते थे। लेकिन क्या है, जो व्यापारी शिल्पकार जो लोग होते हैं वो सीमित होते हैं। लेकिन राजा को कर देने में सबसे ज्यादा लोग जो थे वो किसान होते थे। और किसान राजा को कर कब देंगे? जब उनको अच्छी फसल होगी। अच्छी फसल होगी तो वो कर देने में हिचकिचाएंगे नहीं। और इसीलिए फसल अच्छी होने के लिए किसानों को सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा देना बेहद जरूरी था। तभी किसान लोगों को अच्छी फसल मिलेगी, और अच्छी फसल मिलने के बाद किसान लोग राजा को कर भी दे सकते थे। और इसीलिए राजे लोग क्या करते थे? सिंचाई की सुविधा करने के लिए नहरें, नहरें मतलब क्या है? जो नाले वगैरह जिसको बोलते हैं नहर, पानी, पानी को रोकना और वो किसानों की खेती के लिए मुहैया कराना। तालाब खुदवाना, कुएं खुदवाना, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती थी, या कृत्रिम जलाशय बनाना। कृत्रिम जलाशय मतलब क्या है? आर्टिफिशियल। अगर मतलब कई जगह तालाब नहीं है, लेकिन उस जगह तालाब बनाना, मतलब क्या है? उसको आर्टिफिशियल, जब जब इंसान अपने अपना प्रयास करके जो इस प्रकार का जलाशय बनाते हैं, उसको बोलते हैं कृत्रिम जलाशय। तो इस प्रकार से कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए। अगला हमारा प्रश्न है, गांव में कौन रहते थे? तो गांव में जो, जब भी हम उपमहाद्वीप की बात करते हैं, तो ये उपमहाद्वीप मतलब अपना देश, ठीक है, और स्पेशली दक्षिण भारत और उत्तर भारत, ये भी आ गए इसमें, ठीक है। तो ये दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम, क्या कहा गया है? कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के? 3 तरह के। अभी हम देखते हैं कि इसमें तमिल क्षेत्र मतलब कौन सा? दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत। दूसरी बात है, उत्तरी हिस्से में अगर बात करेंगे तो ये उत्तर भारत। तो ये लोग यहाँ रहते थे। तो देखिए, तमिल से तमिल दक्षिण भारत की बात करेंगे तो यहाँ बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, और इनको वेलल्ला कहा जाता था। ध्यान रखें, इनको वेलल्ला कहा जाता था। और जो साधारण हलवा होते हैं, हलवा मतलब जो कुछ हल चलाने वाले जो लोग होते थे, उनको उनवार कहा जाता था। और यहाँ कुछ जिनको, जिनके पास जमीन नहीं होते थे, जिनको हम भूमिहीन बोलते थे, या जिनके पास जमीन न होने के कारण जो मजदूरी करते थे, उनको भूमिहीन मजदूर कहते थे, ठीक है। इनको जो नाम था वो था दास, कड़ैसियार और आदिमई, ये उनके नाम हुआ करते थे। मतलब ये उनकी एक जमात भी होती थी, ठीक है। और उत्तरी हिस्से की अगर बात करेंगे, मतलब उत्तर भारत की बात करेंगे, तो गांव का जो मुखिया होता था, उत्तर भारत की अगर बात करेंगे, जो गांव का जो मुखिया होता था, गांव के मुखिया को बोलते थे ग्राम भोजक, उसको बोलते थे
ग्राम भोजक, क्या बोलते थे उसको? ग्राम भोजक। तो ये ग्राम भोजक गांव का मुखिया होता था, और जो किसी के जमीन पर काम करने के लिए नहीं जाते थे, जिनकी खुद की जमीन हुआ करती थी, मतलब वो स्वतंत्र कृषक होते थे, उनको कहा जाता था गृहपति। देखिए, ग्राम भोजक और गृहपति में ये फर्क होता है, ठीक है। और जो दूसरों के जमीन पर काम करते थे, मतलब जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी, तो उनको कहा जाता है दास कर्मकार। और इस प्रकार से जो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, अधिकांश गांव में ये व्यवसाय करने वाले लोग थे, जैसे कि लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, और बुनकर जैसे कुछ और शिल्पकार जो होते थे, अन्य काम करने वाले, ये भी लोग हुआ करते थे। तो ये हो गया गांव का परिचय, उस जमाने में गांव में कौन कौन रहते थे, इसका यह हो गया विश्लेषण, ठीक है। तो ये जो ग्राम भोजक की हम बात कर रहे थे, कौन सा? ग्राम भोजक। ये ग्राम भोजक जो गांव का मुखिया होता है, ठीक है। ये पद कैसा था? आनुवंशिक था। आनुवंशिक का मतलब होता है, अगर पिता है, पिता के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मतलब क्या है, एक ही परिवार से, एक ही परिवार से, एक ही वंश से, क्या है, ये जो पद होता था ग्राम भोजक, ये जो पद होता था, ये हस्तांतरित होता था। क्या होता था? हस्तांतरित होता था। मतलब क्या है, पिता से बेटा, बेटे से और उनका जो पोता होता है, पोते से फिर उनका जो पोता होता है, इस प्रकार से। तो क्या होता था कि ये आनुवंशिक हुआ करता। और जनरली अगर आमतौर पर देखा जाए, तो ये गांव का मुखिया होता था, और जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन होती थी, मतलब क्या है, बड़ा भूस्वामी, इनके पास ये पद हुआ करता था। और इनके जमीन पर, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, जो भूमिहीन होते थे, वो ऐसे दास और मजदूर काम किया करते थे। तो ये गांव के लैंडलॉर्ड, जिसको जमींदार भी कहते हैं। और राजा लोगों का प्रभाव होने के कारण, अभी ये गांव में प्रमुख वो थे, गांव में अमीर थे, गांव में प्रभावकारी व्यक्ति थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे। और इसीलिए राजा राजा इनको एक जिम्मेदारी देता था कि गांव से कर वसूल करने का, गांव से कर वसूली करने का जिम्मा इनको देते थे। और गांव में ये होल एंड सोल होते थे, वन मैन आर्मी जैसे होते थे, मतलब क्या, सभी पावर इनके पास होती थी। तो ये गांव में जब भी कभी कोई बखेड़ा, तंटा बखेड़ा होता था, तो ये लोग न्यायाधीश और पुलिस जैसा भी काम करते थे। तो ये हो गया ग्राम भोजक का कार्य, ठीक है। तो अभी अगला मुद्दा हमारा है कि प्राचीनतम तमिल रचना है, इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तमिल भाषा में बहुत सारी ऐसा साहित्य निर्माण हुआ है, ठीक है, जिसको संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल भाषा में जिस प्रकार का साहित्य निर्माण हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम? संगम साहित्य कहते हैं। अभी संगम इसीलिए इनको कहा जाता है, क्योंकि जो मदुराई के जो कवि है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो कवि है, इनके सम्मेलनों में इसका क्या किया गया है? संकलन किया गया है। क्या किया गया है? इसका संकलन किया गया है, और इसीलिए इसको कहा जाता है संगम। संगम का मतलब होता है एक साथ आना, एक एक जगह आना, एक जगह आना। मालूम है, संगम नदियों का संगम होता है, जहाँ एक जगह मिलते हैं, उसको बोलते हैं संगम, ठीक है। और ये इनकी जो रचना हुई है, वो करीब 2300 साल पहले की गई थी, ठीक है। बाद में गांव में जो रहने वाले जिन तमिल नामों का जो उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो इसमें से स्पेशली संगम साहित्य का जिक्र अवश्य होता है, ठीक है। तो ये संगम साहित्य एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है तमिल भाषा में या तमिल रचना में। अगला मुद्दा है हमारा कि जो नगरों के बारे में तत्कालीन समय में जिस प्रकार का जिक्र किया गया है, वो क्या कहते हैं? तो यहां हम देखेंगे कि जातक कथा एक नाम आ गया है, जातक कथा। आपने कभी गौतम बुद्ध के बारे में सुने होंगे, तो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, ठीक है, जातक कथाओं में जिक्र किया जाता है। और ये संकलन जो है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया है, इसके बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, ठीक है। और जो मूर्तिकार होते थे, उस जमाने में मूर्तिकारों का बहुत ही वैल्यू होता, ठीक है। तो ये शहरों में और गांव में ये लोग क्या करते थे,
कि विभिन्न प्रकार के कलात्मक कृतियां निर्माण करते थे, मतलब क्या है, पत्थरों पर वो उकेरते थे। और इनके द्वारा जो बनाई गई कुछ इमारतों की जो रेलिंग होती थी, खंबे होते थे, प्रवेश द्वार होता था, ठीक है। तो ये मंदिर और इमारतें मंदिर और इमारतें इस पर उनको सजाया जाता था, ठीक है। और ये भी है कि अनेक शहरों में जो खुदाई की गई थी, पुरातत्वविदों को वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप मिले हैं आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं कि वलय कूप कैसे दिखाई देते थे, ठीक है। तो ये जो वलय कूप होते थे, ये गुसल खाने, नाले या कूड़ेदान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। कूड़े मतलब जो कचरा रखने के लिए, रखने के लिए जो चीजें होती है, उसके उसके जैसा उसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हम अभी आप बोलते हैं कि डस्टबिन वगैरह बोलते हैं, तो उस जमाने में क्या है, ये मिट्टी से बने होते थे और ये लगभग सभी के घरों में पाए जाते थे, लोगों के घरों में पाए जाते थे, ठीक है। लेकिन अगर देखेंगे तो जो गांव होते हैं या नगर होते थे, यहाँ महल महल मतलब के जो पैलेस बोलते हैं, बाजार होते हैं, ये या आम घरों के जो अवशेष होते हैं, यहाँ बहुत ही कम मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि महल, बाजार या आम घर यहाँ बहुत ही कम नजर आते थे, ठीक है। अगर हमको इन शहरों के बारे में और जानना है, तो तत्कालीन का समय जो प्राचीन शहरों के बारे में जानने के लिए कुछ नाविक गए थे, कुछ यात्री गए थे, ठीक है। इन्होंने कुछ लिखान करके रखा है उस जमाने में, तो इससे भी अपने को पता चलता है। तो इस प्रकार से हम नगरों के बारे में जान सकते हैं। देखिए अभी आपके यह चित्र में देख सकते हैं कि दिल्ली में यह मिला हुआ एक वलय कूप है। तो ये देखो आपको जो उस जमाने में पानी भरने के लिए जो हम क्या बोलते हैं, गंगाड़ गंगाड़ बोलते हैं, आपने सुने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ प्राप्त हुई है, ठीक है। और ये मूर्ति कला की अब जब हम बात किए हैं, तो यहाँ आपको मूर्ति कला के कुछ नमूने दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीके से पत्थरों पर उकेरे गए हैं, अच्छी डिजाइन करते हुए, ठीक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी दी गई है, जैसे कि मतलब लोहे की जो शुरुआत है वो कब हुई है, करीब उपमहाद्वीप में 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी कब हुई है, जैसे मतलब बढ़ोतरी हो गई है, नगर आहत सिक्के जैसे होते 2500 साल पहले, ठीक है। और संगम साहित्य की रचना कब की गई है, 2300 साल पहले। और अरिकमेडु जो पतन है, जो बंदर है, उसका जो पतन है, ठीक है, करीब 2200 से लेकर 1900 साल तक के बीच में इसका पतन हो गया है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो चित्र दिखाई दे रही है, मतलब मूर्ति कला का जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये सांची की मूर्ति कला का एक नमूना दिया गया है, ठीक है। सिक्कों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पुरातत्वविदों को इस जगह पर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। मतलब क्या है, उस जमाने में सिक्कों का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता था कि देवान घेवान या विनिमय के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और ये सबसे पुराने आहत सिक्के थे। आहत सिक्के मतलब कैसे होते हैं कि जिसको जिसको इस प्रकार से बनाया गया था, मतलब कि पंच करके बनाया गया है, उसको बोलते हैं आहत सिक्के, ठीक है। तो जैसे हम स्टैंप लगाते हैं और बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और ये देखो, ये विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती है यहाँ आपको नजर आती है, ये आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। अभी नगरों को अनेक गतिविधियों के केंद्र क्यों कहा जाता है, तो उसमें से हम पहला उदाहरण देखेंगे, एक मथुरा, ठीक है। मथुरा एक उदाहरण दिया गया आपको यहाँ, ठीक है। मथुरा जो उत्तर भारत में है, ठीक है। और आपको मालूम है कि मथुरा जो श्री कृष्ण का जन्मस्थान भी के तौर पर भी जाना जाता है ये, ठीक है। और ये 2500 साल से भी ज्यादा समय के एक महत्वपूर्ण। ओके, तो ये मथुरा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक क्या है, एक महत्वपूर्ण नगर के तौर पर ये जाना जाता था।
ठीक है। और इसकी जो खासियत है, जो ट्रांसपोर्टेशन इसके साथ होता था, ठीक है, ये व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था अभी, और इसीलिए इस शहर का एक महत्व नजर आता है। शहर जो था ये इसके चारों ओर किलेबंदी थी, चारों ओर किलेबंदी थी, और यहाँ अनेक मंदिर भी हुआ करते थे। इस गांव में किसान थे, पशुपालक थे, और ये लोग शहरों के लोगों के लिए जो आवश्यक चीजें होती है, उस वो चीजें उनको मुहैया कराते थे। मतलब जैसे, मतलब शहरों के लिए कुछ अनाज चाहिए तो ये किसान लोग देते थे। शहरों के लिए कुछ दूध या दूध से बने हुए कुछ चीजें चाहिए तो ये पशुपालक उनको दिया करते थे। तो इस प्रकार से शहरों का और गांवों का कनेक्शन अच्छा हुआ करता। और मथुरा की एक खास बात है कि यहाँ बेहतरीन मूर्तियां बनती थी, और इसीलिए ये मूर्तियां बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी हुआ करता था। और लगभग 2000 साल पहले मथुरा, देखिए मथुरा कुषाणों की एक दूसरी राजधानी भी थी, दूसरी राजधानी थी। ठीक है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी के तौर पर भी माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म और हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के विहार मंदिर और जैन मंदिर भी पाए जाते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि यह एक कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी हुआ करता था, क्योंकि कृष्ण का जन्म यही हुआ, ऐसा माना जाता है। मथुरा की दूसरी बात है कि यहाँ प्रस्तर खंड जो होते हैं, ठीक है, जो इस एक प्रकार का खंड है, जो पत्थर है, ठीक है, यहाँ पर मूर्तियों के अनेक संक्षिप्त जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख मतलब जो पत्थरों पर जो कोरे हुए कुछ लेख होते हैं, वो यहाँ मिले हैं। मतलब प्रस्तर खंड मतलब जो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड जैसे स्लेट होते हैं, ठीक इस प्रकार से। और यहाँ मठों को, मंदिरों को कुछ दान भी दिया जाता था, उसका भी उल्लेख इन अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, और जो दान देने वाले लोग कौन होते हैं? जनरली अमीर लोग होते हैं, जिसमें राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार, ये लोग इनको दान दिया करते थे। एक उदाहरण दिया गया है कि मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर और टोकरी बुनने वाले या माला बनाने वाले और इत्र इत्र मतलब क्या, जो सेंट बनाने वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो शिल्प तथा शिल्पकारों की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तरी काले चमकीले पात्र यहाँ प्राप्त हुए हैं। एक प्रकार के क्या है, एक पात्र है, जो बर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा शिल्पों के, मिट्टी के, बहुत ही पतले काले रंग के और खास चमक वाले और एक सुंदर बर्तन यहाँ मिले हैं। ठीक है, और उत्तर में जो वाराणसी है, इसके उत्तर में जो वाराणसी है, वाराणसी और दक्षिण में मदुराई, ये दोनों जो थे वो कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ एक श्रेणी शब्द आया है। श्रेणी मतलब क्या होता है? अनेक जो शिल्पकार होते हैं या व्यापारी होते हैं, अपने संघ बना देते हैं, जिनको श्रेणी कहा जाता है। तो व्यापारी और शिल्पकारों की जो संगठना होती है, उसको कहते हैं श्रेणी। और श्रेणी का कार्य को क्या होता था कि अपने अपने लोगों को प्रशिक्षण देना, उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाना, तैयार माल का वितरण करना मतलब बांटना, और व्यापारियों की जो श्रेणियां होती थी, व्यापार किस प्रकार से होना चाहिए, उसका भी संचालन करती थी। ठीक है, और कभी कभी ये श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी। इसका मतलब वो किसी को ब्याज के तौर पर मदद करते थे। तो इस प्रकार से ये श्रेणियों का कार्य है, जो व्यापारी और शिल्पकारों की संगठना हुआ करती थी। ठीक है, तो उत्तरी काले चमके पात्र जिसको बोलते हैं, ये एक कठोर होते हैं, चाक निर्मित धातु की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए उत्तरी काले चमके पात्र। इसे बनाने के लिए जो कुम्हार होते हैं, ये मिट्टी के बर्तनों को भट्टी पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक देते थे। ठीक है, तो ये अभिलेखित मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, इस पर ऐसा कुछ दिखाई देता है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, प्रारंभ से तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अभी देखिए, ये आहत जो सिक्के होते हैं, हमने इससे पहले जिक्र किया है, आहत सिक्के किसे कहते हैं। तो ये जनरल कैसे होते हैं?
आयताकार होते हैं, जो स्क्वायर जैसे ऐसे इस प्रकार से आयताकार होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये वर्गाकार भी होते थे और कभी कभी गोल भी होते थे, ठीक है। ये धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से इसको बनाए जाते थे, ठीक है। इस सिक्कों पर कुछ लिखा तो नहीं था, बल्कि इन पर कुछ ऐसे चिन्ह हुआ करते थे, ठीक है, या ठप्पे जैसे हम ठस्से बोलते हैं, ठीक है, स्टैंप लगाए जैसे, ठीक है। और इसीलिए इनको आहत सिक्के होता है। आहत का मतलब होता है जैसे स्टैंप हम जिस प्रकार से लगाते हैं उस प्रकार से ये बनाए जाते थे। हमारा मुद्दा है अरिकमेडु की हम बात करते हैं। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो लगभग 2200 से लेकर 1900 साल पहले ये अरिकमेडु एक पतन हुआ करता था। और यहाँ दूर दूर से आए जो जहाज होते थे, यहाँ पर सामान उतारे जाते थे, और इसी इसी इसीलिए इसको बंदरगाह भी कहते हैं। बंदरगाह या पतन, पोर्ट जिसको कहते हैं। यहाँ कई प्रकार के जो गोदाम भी हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण या मिले हैं। हाँ, और यहाँ जो है व्यापार जो चलता था, व्यापार जो चलता था, क्योंकि यहाँ तो गोदाम जैसे गोदाम का ईंटों से बना हुआ ढांचा मिला है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कुछ गोदाम हुआ करते थे, जहाँ आया गया जो सामान होता था वो सामान यहाँ रखा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर जो आने वाले जो चीजें होती थी, जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे यहाँ पात्र मिले, एम्फोरा देखिए, भूमध्य सागरीय इलाके में जो एम्फोरा होते हैं वो एम्फोरा यहाँ मिले हैं। और इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे, ये एम्फोरा जैसे पात्र में। मतलब क्या है, जैसे मतलब कुछ बॉटल जैसी चीजें होती है जो लंबी होती है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर मिले, जो नाम देखिए, ये एरेटाइन मुहर है, मुहर इसको कहा गया है मुहर, ठीक है। और ये मुहर लगे हुए ये चमकदार बर्तन भी मिले, जैसे एरेटाइन जैसे मुहर लगे हुए बर्तन मिले हैं, ठीक है। और ये एरेटाइन जो पात्र होते हैं, ये एरेटाइन पात्र जनरली इटली के शहर के नाम पर बने होते थे, और इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये ऐसे महत्वपूर्ण भी होते थे। और इसको बनाने के लिए मुहर लगे साँचे पर गिल्ली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो इस प्रकार के जो बर्तन होते हैं ये अरिकमेडु के पुरातत्व विदों को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, लेकिन ये ही बनाए जाते। इसका मतलब क्या है, जो डिजाइन होती है, जो तकनीक होती है, वो रोम की होती थी, लेकिन बनाने वाले लोग या जो बनाने का जो स्थान होता था वो यही होते थे, ठीक है। और यहाँ रोमन लैम्प शीशे के बर्तन तथा रत्न भी यहाँ मिले हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ मिले हैं। यहाँ कुछ कुंड भी मिले हैं जो संबोधक कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मानक बनाने में पर्याप्त जो साक्ष्य है वो भी यहाँ मिल चुके हैं। अन्यत्र की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ एक यूरोप जो है, यूरोप की हम बात कर रहे हैं तो यूरोप में ये जो रोम है, रोम की अभी हमने बात की है, तो ये एक पुराने शहरों में से एक था, बहुत ही सुंदर शहर, ठीक है। और ये बड़े साम्राज्य की राजधानी भी ऐसा रही थी, ठीक है। और यहाँ या इसका जो साम्राज्य है, यूरोप, उत्तर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक इसका साम्राज्य फैला था, रोमन साम्राज्य इसको बोलते हैं। और यहाँ ऑगस्टस नाम है, यहाँ ऑगस्टस, ऑगस्ट एक महत्वपूर्ण जो शासक था, जो करीब 2000 साल पहले यहाँ पर शासन कर चुका था। और इन्होंने उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, और जिसे मैंने संगमरमर का बना दिया है, मतलब मार्बल का बना दिया है, ऐसा इसने कहा है। और यहाँ के जो शासक जो थे, कई मंदिर भी उन्होंने बनवाए, महल भी बनवाए, ठीक है। और ऑगस्टस ने तो बड़े बड़े रंग मंडल भी बनवाए हैं, और इन्होंने बड़े बड़े स्नानागार भी यहाँ बनवाए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस रोम का भी हम परिचय कर चुके हैं।